सैयद उबैदुर्रहमान भाई से मैं गुजारिश करूँगा, आप ही का ये फील्ड है, आपकी किताब बहुत मबसूत है, उलमाज़ रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, और ख़ास तौर से रेशमी रुमाल के ताल्लुक़ से आपने जो लिखा है, और आपकी बहुत इस पर बहुत काम है आपका। आपसे बहुत ही अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपने मौजू पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। इंशाअल्लाह ये मौजू बहुत दिलचस्प होगा और आपका काम भी बहुत अहम है, और आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने क्या काम किया है इस पर। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। सदर जलसा जनाब इंजीनियर सलीम साहब और दूसरे स्कॉलर्स हज़रात और गेस्ट और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि मुझे लगा था कि पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, शुरा के दरमियान शायद डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पर जो मैं इस पहले जो अभी हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई उसके बारे में, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं मौजू पर भी आऊँगा इंशाअल्लाह। तो बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ हिस्ट्री को ब्लैक एंड वाइट में लेते हैं, तो हिस्ट्री ब्लैक एंड वाइट नहीं है, और जो हिस्टोरियोग्राफी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमारे यहाँ जो बुनियादी किताबें बहुत सारी, यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हुआ कि कोई हिस्ट्री को राइट करने की कोशिश कर रहा है। हर ज़माने में आप देखें, जैसे तारीख़ फरिश्ता है, उसमें इतना एक्स्ट्रापोलेशन है, चीज़ों को इतना एक्सजरेट किया गया है, तो ये पहली बार नहीं हुआ। हर आदमी जो भी पावर में रहता है वो करने की कोशिश करता है। तो मैं इनको वो नहीं देता हूँ कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो अपने यानी जो कम्युनिटी है हमारी, वो अगर सो रही है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो अभी वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे हमेशा। जो भी पावर में रहता है वो हिस्ट्री को अपने तरीके से राइट करने की कोशिश करता है हर ज़माने में। आप देखें बर्नी ने जो हिस्ट्री लिखी है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और दूसरी जो किताब है उसकी क्या नाम है, फतह जहांदारी उसकी है। तो उसमें देखें तो उसमें जो उसके जहन में है उसको मुंतबिक करने की कोशिश करता है, एंड ही वांट्स टू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ justify all his writings, all his history, all the happenings that take place, वो उस कॉन्टेक्स्ट में करता है जो उसका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड था। फिर एक और अहम चीज़ ये है कि हर ज़माने में होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी एक अहम चीज़ है कि हम जो बादशाहों की रिलीजियोसिटी को एक पॉलिटिक्स में वो करते हैं, क्या नाम, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या एक बादशाह, मुसलमान बादशाह बहुत ही रिलीजियस था, तो क्या उसकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी वो भी जस्टिफाई हम करने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बहुत ही रिलीजियस बादशाह गुजरा है वो नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद जो है बलबन से पहले बादशाह हुआ था, ये स्लेव डायनेस्टी का बादशाह था, और बाज़ कहते हैं कि अल्तमिश का बेटा था, और बाज़ कहते हैं कि अल्तमिश का पोता था, जो उसी नाम से उसका बेटा था, उसका फर्जंद था। तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की तारीख में जो रिलीजियस बादशाह था वो था नासिरुद्दीन महमूद। उससे ज़्यादा कोई रिलीजियस बादशाह नहीं हुआ। औरंगज़ेब भी किसी हद तक नहीं पहुंचता, वो टोपियाँ सिल के अपना फ़र्ज पूरा करता था। बट वाज ही अ गुड किंग? वाज ही अ किंग एट ऑल? क्या उसके पास उसके क्या नाम है जो पावर्स थे उसको इस्तेमाल कर सकता था? तो एक रिलीजियोसिटी एक अलग चीज़ है, और जो उसका हुकूमत सही चलाना या हुकूमत ठीक से चलाना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने हिंदुस्तान की तारीख में बहुत बार देखा है कि जो अच्छा बादशाह था, बहुत रिलीजियस बादशाह था, बेसिकली ही वाज नॉट ए किंग, वो पपेट था। और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं हिंदुस्तान, दिल्ली में भी, और आप बहमनी सल्तनत में देखें वहाँ भी, तो कई बादशाह ऐसे गुजरे। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, और बल्कि बसा औकात क्या है, एक बादशाह जिसको आप बहुत सख्त समझते हैं, सख्त इतना समझते हैं कि लगता है कि उससे ज़्यादा ब्रूट कोई बादशाह नहीं हो सकता। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी को सोचिए। अलाउद्दीन खिलजी वाज रियली ब्रूट, एंड अ ब्रूट वाज नीडेड टू रूल ड्यूरिंग दैट पीरियड, लेकिन वो हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा बादशाह जिसने हिंदुस्तान की तकरीबन शक्ल बदल दी। तो हम जो अपने बारे में हमारा एक नोशन है कि हुकूमत ऐसी होनी चाहिए या ऐसे बादशाह ऐसी करनी चाहिए, तो मिडीवल पीरियड में एक्चुअली हुकूमतें ऐसी नहीं चलती थी। आपको क्राउन की जो पावर है, उसकी प्रेस्टीज है, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता था। उसके लिए आपको पावर इस्तेमाल करनी पड़ती थी और ब्रूट पावर।
वरना आपको कोई समझा, किसी ने भी कमज़ोर समझा तो लुक़्मैतर समझ के आपको निकल जाएगा। बल्कि कल मैं पढ़ा रहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अब मैं बता रहा हूँ उसकी जो पर्सनालिटी थी ऐसी ज़बरदस्त, हिंदुस्तान में कोई दूसरा बादशाह ऐसा नहीं गुजरा। हिंदुस्तान में बेसिकली दो ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक अलाउद्दीन खिलजी की, बिकॉज ही टुक इस्लाम टू साउथ इंडिया एंड एस्टैब्लिश इट देयर, और एक आप देखें अकबर की, जिसने एक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान में जो तकरीबन 300 साल तक रही। दोनों का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप देखें जो थ्रेड्स उस ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी को थे, वो थ्रेड अकबर को नहीं थे। जो मंगोल्स का कांस्टेंट थ्रेड था, उसने कैसे रोका, कैसे दबाव किया, और कैसे एक स्टैंडिंग आर्मी तकरीबन 5 लाख के उस ज़माने में उसने इस्टेब्लिश की, और उसको सपोर्ट कैसे उसने फंड किया। लेकिन मेरा आज मौजूद दूसरा है, रोल ऑफ उलमा इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैंने एक्चुअली क्या है इसमें इसको 3 जो फ्रीडम मूवमेंट्स थी जो मुस्लिम उलमा ने लीड की बहुत हद तक, उनके बारे में मैंने इसमें गुफ्तगू करने की कोशिश की है। एक्चुअली जब हम उलमा की बात करते हैं हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे सामने 2-3 ही नाम आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम है, मौलाना हुसैन अहमद बंदी का नाम आता है। दूसरा जो पूरा एक मतलब बहुत बड़े स्कॉलर्स, बहुत बड़े उलमा जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी जान की, और तकरीबन आप देखें हर जो जुल्म और सितम जो होता है उसको सहा, और उसके बावजूद भी वो करते रहे अपना काम। तो एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में। आप देखें फ़राइज़ी, मैंने सबसे पहले जो नाम लिया उसमें फ़राइज़ी मूवमेंट का नाम लिया, जो मेंशन किया मैंने इसमें। फ़राइज़ी मूवमेंट एक्चुअली हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू की थी। ये 19वीं सेंचुरी के शुरू की एक मूवमेंट थी, जिसको लोग पीजेंट जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का नाम देते हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि जो उसका स्कोप था, जो उसका वर्क था, जो उनकी स्कर्मिशेस हुई गवर्नमेंट के यानी कॉलोनियल रूलर्स के साथ, कॉलोनियल ट्रूप्स के साथ, जो अंग्रेज़ों के साथ भी जो उनकी स्ट्रगल्स हुई, वो ज़बरदस्त थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान कमज़ोर हो रहे थे, जो पीजेंट्री कमज़ोर हो रही थी, जो जुल्म हो रहा था, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, और एक ऐसी उन्होंने मूवमेंट चलाई जो तकरीबन 40-50 साल तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा चली। तो फ़राइज़ी मूवमेंट का जब तहरीक आज़ादी में नाम होता है, तो सबसे पहले हमारे जो नाम होता है वो 1857 की जंग आज़ादी का होता है। लेकिन 1857 से पहले भी आज़ादी की कई मूवमेंट्स थी जो चली थी, लंबे अरसे तक चली थी, और लोगों ने काफ़ी उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। हंटर जो है वो अपनी किताब में कहता है, डब्ल्यू हंटर, कि जो जुल्म हो रहा था उस ज़माने में मुसलमानों के साथ बंगाल में, जिसके नतीजे में फ़राइज़ी मूवमेंट की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। वो कहता है कि आई हैव सेल्डम रेड एनीथिंग मोर पिटियस देन द प्राइवेट लेटर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ बंगाल मुसलमान। All sorts of employment, great and small, are being gradually snatched away from the Mohammedans and bestowed on men of other races, particularly the Hindus. The government is bound to look upon all classes of its subjects with an equal eye. Yet the time has not come when it publicly singles out the Mohammedans in its gazettes for exclusion from official post. बहुत बुरा हाल था। बंगाल के बारे में अगर आपने तारीख पढ़ी है तो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे प्रॉस्परस सूबा था, और उसको तकरीबन आप देखें 25-30 साल के अरसे में अंग्रेज़ों ने जो किया वो बर्बाद कर दिया। तो बंगाल का ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास था बंगाल का, उसको ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ वहाँ पर, एक तो एक्सप्लॉयटेशन था, दूसरा कोई लीगल रिकोर्स लोगों के पास अवेलेबल नहीं था। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने, फिर उनके बेटे दूदू मियाँ जिनका नाम मोहम्मद मोहसिन था, इन दोनों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जंगें की हैं, जो स्ट्रगल किया, मैं बता रहा हूँ एक मार्वलस दास्तान है ये, जिसको हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे क्या नाम है आसिफ साहब जो है, जो पेपर है, इसको इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे, ताकि आप तफसील से इसको उसके बारे में पढ़ सकें। दूसरी जो जंग आज़ादी जिसके बारे में हम लोग सब बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो 1857 की म्यूटनी है। 1857 की जंग आज़ादी के बारे में बात होती है, तो हम लोग जब मुसलमान बात करते हैं तो हम एक बेसिकली बात करते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र ने शुरू किया, दूसरे लोगों ने शुरू किया। हमारे एक बड़ा तबका ऐसा है जो बहादुर शाह ज़फ़र को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि वो बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो ऐसा शख्स था जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को स्क्वांडर किया। तो उससे पहले हुकूमत थी ही नहीं, उनकी हुकूमत बहुत पहले से गायब थी।
बल्कि बहादुर शाह जफ़र के साथ मुआहदा ये था हुकूमत का, बरतानवी हुकूमत का, कि जब बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल हो जाएगा तो जो मुग़ल जो डायनेस्टी इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन इट्स रूलिंग फॉर्म, जो नाम था उनका, और उसके बाद वो कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास उनका एक महल बन रहा था जहाँ वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनको कुछ लूज़ नहीं करना था बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र को उनके गवर्नमेंट के पास से एक बड़ा अमाउंट जो है वो अलाउंस के तौर पर मिलता था। लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया, जब उनके सामने चैलेंज आया, जब उसने एक्सेप्ट किया, तो आप देखें उसने एज अ मैन एक्सेप्ट किया, उसने कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आखिर तक जंग की, आखिर तक लड़ा। और जब आप देखें हिंदुस्तान में कोई ऐसी डायनेस्टी नहीं है, कोई दूसरा ऐसा ग्रुप नहीं है जिसने आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो जितनी बहादुर शाह जफ़र ने दी है। फिर दूसरे क्या है, जो डिवाइस किया गया था इस जंग आज़ादी को, 1857 की तहरीक थी, इसको आप देखें, एक बड़े स्कॉलर थे उस ज़माने के, मौलवी अहमदुल्ला शाह, और एक और दूसरा क्या नाम है, अज़ीमुल्लाह खान, इन दोनों ने डिवाइस किया था। दोनों ही दुनिया देखे हुए थे। अज़ीमुल्लाह खान जो है नाना साहब के वकील के हैसियत से 2 बार इंग्लैंड गए थे, और ये भी जो है क्या नाम है, अहमदुल्ला शाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये फैज़ाबाद के थे, कोई कहता है कि ये मद्रास के थे। इसके बारे में 2 राय हैं, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर थे ये। इनके बारे में रशिया गए, ये ईरान गए और दूसरी जगहों पर गए, काफ़ी सफ़र किए थे इन्होंने बेसिकली तहरीक आज़ादी, इस जंग की जो प्लानिंग थी वो, उसमें बेसिकली 2 लोग थे, जिनमें एक अज़ीमुल्लाह खान थे और ये अहमदुल्ला शाह। और दोनों सिर्फ ये नहीं थे, आप देखिए सिर्फ दिल्ली में जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी तहरीक आज़ादी के लिए, अपनी जान दी, और जान अगर नहीं दी तो अपना सब कुछ तज दिया, उसमें आप देखें इमाम बख्श साहबाई बहुत बड़ा नाम है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मैं दिल्ली के यहाँ चांदनी मतलब पुरानी दिल्ली में रहते थे। फिर आप देखें मौलाना आज़ाद सुबहानी, इनका बहुत ये मतलब ये तो बात की बात है। वाजिद हसन पन्नी, इनका बहुत बड़ा रोल है। मौलवी फजल खैराबादी, इनमें से एक आदमी जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी, इनमें से हर आदमी ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में गुफ्तगू मुस्तकिल होती रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मौलवी अहमदुल्ला शाह एक ऐसी रिवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी थे। आप देखें कि ये जब इनको गिरफ्तार करके वहाँ रखा फैज़ाबाद में, तो उसके, और जब जंग आज़ादी शुरू हुई और जब उनको रिलीज़ कर रिवोल्यूशनरीज ने रिवोल्ट किया, तो जहाँ जहाँ भी गए, वो लखनऊ गए या लखनऊ के पास जो जंग, उसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग हुई, और फिर जो लखनऊ में जो सीज़ हुई, उस सब में इनका बहुत बड़ा रोल है। फिर ये बरेली आए, फिर शाहजहांपुर गए। इनके बारे में अंग्रेज़ों ने जो लिखा है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, बल्कि बाज़ अंग्रेज़ स्कॉलर्स ने जस्टिफाई किया है कि एक आदमी जिसके मुल्क के ऊपर तुम जाकर जंग थोप रहे हो, उसको गुलाम बना रहे हो, क्या आदमी वो तुम्हारे खिलाफ अपराइजिंग नहीं करेगा, क्या तुम्हारे खिलाफ स्टैंड नहीं लेगा? तो एक बड़ी, मतलब ये आप सोचें कि एक ऐसी देवमालाई शख्सियत हो सकती है अगर हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में, तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फिर उसी ज़माने में, उससे कुछ दिन पहले आप देखें, जाफ़र थानेसरी को जो ये उसमें अम्बाला कॉन्स्पिरेसी केस में जब उनको गिरफ्तार किया और उनको जब भेजा काला पानी, 23 साल, तकरीबन 20 से 23 साल का अरसा उस जवान आदमी ने बुढ़ापे तक, यानी एक जवान आदमी जो 24-25 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया हो, काला पानी भेजा, उसने कभी भी कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, कोई मर्सी पेटिशन नहीं लिखी उस आदमी ने। फिर दूसरा एक और चीज़ आप देखें, और भी जो 1857 की जंग आज़ादी थी, उसमें आप देखें हमारे इलाहाबाद में जिसने लीड किया था, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है एक आदमी, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल जो हो सकती है, वो एक, मतलब वो इंसान, आप उसको, ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ मिस्टिक पर्सनैलिटी, एक स्कॉलर था, आम स्कॉलर जिसकी लोग इज्जत करते थे। जब जंग आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो उसने इलाहाबाद में रिवोल्ट किया, और उसने अंग्रेज़ों को भगा दिया वहाँ से और कब्ज़ा कर लिया। फिर जो दिल्ली में जो बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र ने उनको एक लेटर लिखा है अपॉइंटिंग हिम टू बी द गवर्नर ऑफ द रीजन। और आप देखिए उसके बाद जब उनकी वहाँ जंग हुई, फिर उसके बाद वो कानपुर आए, फिर लखनऊ आए, एंड देन ही डिसअपियर्ड। फिर तकरीबन 18 साल के बाद उनको कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है,
उनको गिरफ्तार किया था गुजरात से, जहाँ वो 15 साल तक अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। फिर उस आदमी को भेज दिया जाता है काला पानी में, और उसमें आप देखें कि जब जाफ़र थानेसी की किताब जो है तारीख़ काला पानी, एक उनकी किताब है, उस किताब में भी जाफ़र थानेसी तज़किरा करते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था जिसकी तकरीरें होती थी और बड़ी फायरी स्पीचेस हुआ करती थी। वो शख्स जो था वो मौलवी लियाकत अली था। तो आप देखें कि 1857 से शुरू होकर तकरीबन 19th सेंचुरी के लास्ट तक ये आदमी मुस्तकिल लगा रहा, थ्रेड्स के बावजूद भी, अपोजिशन के बावजूद भी और ऑपरेशन के बावजूद भी। अल्लामा फजल खैराबादी का रोल भी ये था। आप देखें, उनको हर आदमी उनको जानता है, हर आदमी उनको पसंद करता है और हर आदमी उनके ऊपर उनको पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब ये कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, आप देखें कि वो हिंदुस्तान के हर सेक्शन में, मुसलमानों की सोसाइटी के हर सेक्शन में मकबूल है। मुझे अभी कुछ दिन पहले यहाँ गुलबर्गा में एक प्रोग्राम में बुलाया गया और वो मतलब काफ़ी बरेलवी लोग थे जिन्होंने बुलाया था मुझे, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बड़ा वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में तो लिखा ही नहीं जाता तहरीक आज़ादी में हमारे किरदार के बारे में। तो उन्होंने कहा बरकतुल्लाह हुपाली के बारे में। मैंने कहा तो उनको तो अप्रोप्रिएट कर लिया सबने, सभी के हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आदमी जो है, जो आदमी एक रिसोर्सफुल आदमी था, जिसके पास जॉब्स थी बड़ी, जो जहाँ भी जाता था, किसी भी नवाब की कोर्ट में गया तो या तो उसको दीवान बनाया जाता था, वज़ीर आज़म बनाया जाता था, या कोई और बड़ी पोस्ट दी जाती थी। उस आदमी ने अपना सारा फ्यूचर दाव पे लगा दिया। और इनके बेटे ने, उन्होंने खुद तो कोशिश नहीं की, जब इनको काला पानी भेजा गया 1857 के बाद, उन्होंने खुद कोशिश नहीं की। उनके बेटे ने जब उनके लिए कोशिश की, और जब उनका लेटर आज़ादी का परवाना लेकर जब वो पहुंचा अंडमान में, तो देखा कि वहाँ पर एक, मतलब जो स्टोरी आ रही है हमारे यहाँ पे एक लीजेंड क्रिएट किया जाता है, कहानी क्रिएट की जाती, तो देखा कि वहाँ एक जनाजा जा रहा था, और वो जनाजा किसका था? बरकतुल्लाह, उनका क्या नाम है, हमारे अल्लामा फजल खैराबादी का था। तो एक से एक पर्सनालिटीज। दूसरे ये है कि आप देखें हिंदुस्तान में, एक तो ये कि उलमा थे, स्कॉलर्स थे जिनका नाम है, लेकिन दिल्ली में जो आज़ादी की जंग हुई, या बरेली में जो जंग हुई, या इलाहाबाद में जंग हुई, उसमें एक बड़ी तादाद ऐसे अनसंग हीरोज़ की जिनको हम गाजी के नाम से जानते हैं। उनका नाम कोई नहीं जानता, वो सारे गाजी थे जो मतलब आउट ऑफ देयर फ्री विल जो जंग लड़ने के लिए आए। और दिल्ली में लिखा जाता है कि सबसे आखिर तक उनका स्टैंड था। उन्होंने भूखे हो, मर रहे हो, बीमार हो, उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले, सबको ख़त्म किया। तो जो गाजी थे, जो उस ज़माने में जो आम स्कॉलर्स थे, जो आम उलमा थे, और जो मुल्क की आज़ादी के लिए, अपनी बका के लिए खड़े हुए, बहुत बड़ी तादाद थी। ये अनसंग हीरोज़ हैं। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ जो पुलिस थाने थे, उनके सामने जिन लोगों को फांसियाँ हुई, या पेड़ों पर जिन लोगों को जो चढ़ाया गया, वो बड़े स्कॉलर्स नहीं थे। बड़े स्कॉलर्स को भी किया गया, लेकिन ये आम ऐसे लोग थे, आम ऐसे उलमा थे, आम ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी थे, जिनको उनके जुर्म की, यानी मुल्क की आज़ादी के लिए उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट तहरीक जिसके बारे में, जिसका तज़किरा बहुत कम होता है, कभी कभी होता है, लेकिन अगर आप रॉबलेट एक्ट पढ़ेंगे रिपोर्ट जो है, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत अहम तहरीक थी। तो ये रेशमी रुमाल तहरीक जो है, वो मौलाना महमूद हसन, जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है, आप जामिया में जाएंगे तो जामिया का जो सीधे हाथ को जो बड़ा सा गेट है, उसका नाम महमूद हसन गेट है। आम लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाते क्यों है, लेकिन ये जामिया जो है, ये पूरी की पूरी एक्चुअली ये धरोहर है तहरीक आज़ादी का, पूरी जामिया। तो उसमें इन लोगों ने, बाज़ लोग जो है, इन लोगों ने उनके नाम को बाकी रखने की कोशिश की। तो मौलाना महमूद हसन एक बहुत स्कॉलर थे, ये देवबंद के हमारे सदर भी थे, वहाँ सदर मदरस प्रिंसिपल भी थे, और उनके साथ उनके कई करीबी दोस्त और उनके शागिर्द जो थे, वो उसमें शरीक थे। इनकी जो कॉन्स्पायरेसी थी, ये रेशमी रुमाल तहरीक असल में ये थी कि हिंदुस्तान में एक तहरीक शुरू की जाए, फिर फ्रंटियर रीजन से में क्या नाम है फाइटर्स को रिक्रूट किया जाए, फिर दूसरे जो है उस्मान जो क्या नाम है ऑटोमन एम्पायर थी, तुर्क जो थे, उनको जो है प्रॉम्प्ट किया जाए कि वो हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों के खिलाफ अटैक करें। तो ये चौतरफा मुहिम थी जिसको इन लोगों ने कई उस पर महाजों पर लड़ने की कोशिश की। हिंदुस्तान में उन्होंने ग्राउंड तैयार किया, फिर उसके बाद ये इन्होंने अपने साथियों को, उबैदुल्लाह सिंधी को और मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी को इन्होंने भेजा, बल्कि तकरीबन
लाहौर का एक बहुत मशहूर मेडिकल कॉलेज था, उसके 19 स्टूडेंट भी वो गए अपनी तालीम छोड़कर, जो MBBS कर रहे थे, वो गए काबुल गए और वहाँ उन्होंने ज़मीन तैयार करने की कोशिश की। ये लोग फिर वहाँ से मॉस्को भी गए। फिर खुद मौलाना महमूद हसन जो है वो मक्का गए। मक्का में जो गवर्नर था उसका, टर्किश गवर्नर, उससे गुफ्तगू की और फिर वो गुफ्तगू आगे बढ़ती कि इस दौरान जंग अजीम वर्ल्ड वार शुरू हो गई और ये सारा वो उनका मतलब ये अनरेवल हो गया। और उसके बाद फिर देखें हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर। और फिर उनको खुद हमारे शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन को और उनके साथियों को माल्टा में ले आकर कैद कर दिया गया और 3 साल तक माल्टा में रहे। उनको, महमूद हसन को बाद में इसलिए छोड़ा गया कि उनको टीबी का जो था वो बहुत ही 4th स्टेज पर थे और वो आने के तकरीबन 4-5 महीने के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। तो उनके जो साथी थे, आप देखें कि मौलाना मंसूर अंसारी हिंदुस्तान वापस नहीं आ सके, कभी नहीं आ सके। वो काफ़ी दिनों तक जिंदा रहे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आ सके। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी वो हिंदुस्तान वापस तकरीबन आज़ादी के करीबी कुछ दिन पहले ही आ सके और हिंदुस्तान में फिर जो उनकी ऐसे रिवोल्यूशनरी आरा थी कि जो हमारे मुल्क के उलमा को पसंद नहीं है। फिर दूसरा ये है कि इनके साथियों में बाज़ ऐसे लोग थे जिनके बारे में आपने शायद सुना नहीं। मतलब मुझे हैरत होती है, हाजी साहब तुरंगज़ई एक पर्सनालिटी है, एक मतलब उनको हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में एक सबसे ऊपर जिन लोगों को रखा जा सकता है उनमें हाजी साहब तुरंगज़ई थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बेशुमार जंगें की फ्रंटियर रीजन में और मतलब आप देवमालाई शख्सियत जिसके बारे में कह सकते हैं वो देवमालाई शख्सियत थी। उसके बारे में कह सकते हैं कि कई जंगों में उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, बड़ी बड़ी जंगों में, छोटी मोटी जंगों में नहीं शिकस्त दी, बड़ी जंगों में शिकस्त दी। और जब वो इनकैपेसिटेट हो गए, वो मूव करने के लायक नहीं रह सके, तो लोग उनको उसमें मैदान जंग में चारपाई पर ले आते थे। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये 19th सेंचुरी का जो मिडिल का रीजन का जो वो है पीरियड है, 1857, 1860, फिर 1880, 70-80 के बीच में, तो इस दौरान ये रहे, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हम लोग जो है, हम लोगों के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने हीरोज़ को बनाएं, उनके बारे में बात करें, उनकी पर्सनालिटीज़ का तज़किरा करें, उनको हम ऑनर करने की कोशिश करें। एक से एक मैं कहता हूँ कि हम अगर सिर्फ बहादुर शाह जफर के बारे में बात करें या मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में बात करें, बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में आप देखिए ज़बरदस्त आदमी थे वो। मौलाना तो उनको एक क्या नाम है ऑनरिफिक था, वो मौलाना नहीं थे, मतलब मॉडर्न एजुकेटेड आदमी थे। लेकिन वो जब वहाँ गए क्या नाम है काबुल, तो काबुल में हिंदुस्तान की पहली जो गवर्नमेंट बनी इन एग्जाइल, उसके प्रेसिडेंट थे, उसके वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो हम लोग जो है, हमने अपने हीरोज़ को उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उनकी पर्सनालिटी को मतलब हमने ऑनर करने की कोशिश नहीं की। फिर एक और बहुत ज़बरदस्त आदमी था, ये क्या नाम है, शहदाई का नाम है, उनका पूरा नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा है, पूरा नाम उनका शहदाई था। शहदाई को एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं कि जंग आज़ादी की, तो हम शहदाई का तज़किरा नहीं करते हैं। शहदाई जो है वो उसने तकरीबन 1940s में वो यूरोप गए और इटाली की हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने क्या नाम वहाँ पर एक नई हुकूमत, एग्ज़ाइल की हुकूमत तश्कील की थी। तो हम जो है बहुत से जो हीरोज़ का तज़किरा करते हैं उसमें अपने बड़े बड़े हीरोज़ को भूल जाते हैं। हमें अपने उलमा को भी याद करना चाहिए और हमें आम जो लोग हैं, जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, जो लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने हर लेवल पर काम किया। आप देखें ये इमाम बख्श शहबाई जो थे, जो 1857 में दिल्ली में शहीद किए गए, जब उनको गोली मारी गई तो उनके बारे में कहा जाता है उनके साथ उनकी फैमिली के तकरीबन 40 लोगों को, उनके बेटे को भी गोली मारी गई, जो खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो हमारे यहाँ तो मतलब आप दिल्ली का तज़किरा करें तो दिल्ली की जो जंग में जो 1857 की जो जंग थी, उस जंग के बाद दिल्ली में मुसलमानों का दाखिला 3 साल के लिए ममनू हो गया। दिल्ली में सिर्फ एक मुसलमान बचा था, उसका नाम था मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब को इसलिए बचा लिया गया था, यहाँ रख लिया गया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो महाराजा पटियाला के दस्ते खास थे और महाराजा और पटियाला के जो 6 सोल्जर्स थे वो अंग्रेज़ों की फूट सोल्जर्स थे। तो आप देखें कि पूरा शहर खाली हो गया, 3 साल तक दिल्ली में किसी मुसलमान को आने की इजाज़त नहीं थी। दिल्ली की जामा मस्जिद को 3 साल बल्कि 5 साल के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ कोई नमाज नहीं होती थी, बल्कि उसको एक वो बना दिया गया था,
क्या नाम है, सोल्जर्स का बैरक, जहाँ 6 सोल्जर्स को रखा गया था। फिर एक दूसरी जो बड़ी मस्जिद है यहाँ की, जो चांदनी चौक पर जो जामा मस्जिद है, उसको एक हिंदू बनिया के हाथ भेज दिया गया था, फतेहपुरी जो मस्जिद है। फिर आप देखें जितने भी जो बड़े सिटीज़ हैं उनके डाउन टाउन्स जो हैं, आप देखें डाउन टाउन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। दिल्ली का जो डाउन टाउन था, जामा मस्जिद के बीच में और लाल किले के बीच में एक पूरा अच्छा खासा मार्केट था, एक बड़ी मस्जिद थी, वहाँ पर सबको डेमोलिश कर दिया गया। हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे जो बड़े इदारे थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया था। तो हमें इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, अपने जो हमारे जो हीरोज़ हैं उनको याद करने की ज़रूरत है, उनके बारे में लिखने की ज़रूरत है। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा इसके बारे में और ये करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।